हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो ये सीरीज़ चल रही है कंप्लीट कोर्स की, इसमें हम आपका कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं फैक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी क्लासेस हमने पढ़ा दी हैं और काफ़ी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इस टाइम पर जो आपकी क्लास चल रही है वो है कलाकारों की क्लास। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास में हमने राम कुमार तक कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमें सतीश गुजराल से स्टार्ट करना है क्लास को। क्या पढ़ना है आज हमें? सतीश गुजराल से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सभी को क्लास को अच्छे से देखनी है, बहुत अच्छे से समझनी भी है और इन फैक्ट को बार बार रिवाइज भी करना है, क्योंकि जैसे फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं 4 ऑप्शन देकर, वैसे ही फैक्ट हम आपको डायरेक्ट आंसर देकर बता रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके 110 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दें, फिर अपनी क्लास को पढ़ाते हैं। अरे सतीश गुजराल। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या है। तो इनका टाइम पीरियड तो 1925 से लेकर 2020 तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, और पूछेगा इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1925 को होता है। कहाँ होता है? तो इनका जन्म झेलम में होता है, जो पहले पंजाब में पड़ता था। ठीक है, मतलब जो पहले पंजाब और पाकिस्तान एक ही था ना, यहाँ से अविभाजित, वहाँ झेलम में इनका जन्म होता है। ठीक है, और सतीश गुजराल के बड़े बड़े मतलब जो भाई थे उनका नाम पूछा जाता है। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो इनके बड़े भाई का नाम इंद्र कुमार गुजराल था, जो कि मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये इंद्र कुमार गुजराल, जो कि सतीश गुजराल के बड़े भाई हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आंसर होगा सतीश गुजराल। ठीक है, पूछा जाता है कि सतीश गुजराल ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति कैसे खो दी थी। जब ये 10 साल के थे तब इनकी श्रवण शक्ति खो जाती है। कैसे? ये क्या करते हैं कि कश्मीर में एक जर्जर पुल को पार करते हैं और उसी पुल को पार करते वक्त नदी की धारा में ये गिर जाते हैं और वहाँ उनकी श्रवण शक्ति चली जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1998 का जब टाइम आता है, जब 1998 का टाइम आता है तो इनकी सर्जरी होती है। जब लगभग ये 62 साल के थे तब इनके कान की सर्जरी होती है और वहाँ से इनका श्रवण शक्ति इनको वापस आ जाती है, मतलब ये सुनाई देने लगता है इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जाता है, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, समझते हुए चलना है। पूछा जाता है 1939 से 1944 ईस्वी के बीच में ये कहाँ पर छात्र रहे हैं, तो ये लाहौर में, जो आपका मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर है, यहाँ पर ये छात्र रहते हैं इस टाइम पर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तो 1944 से 1947 का टाइम आता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इस टाइम पीरियड में ये मतलब सतीश गुजराल ने कला शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। पहले उस टाइम पीरियड में मतलब 1939 से 44 में लाहौर में, 44 से 47 में मुंबई में। समझते चलिएगा। ठीक है, फिर आता है तीसरा टाइम पीरियड 1952 से 1954 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने म्यूरल की शिक्षा ली है। और म्यूरल की शिक्षा किससे ली है ये समझ लीजिए। मतलब एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार थे जिनका नाम है डिएगो रिवेरा। लिख देते हैं, डिएगो रिवेरा, प्लस एक और हैं जिसका नाम है डेविड अल्फारो। ठीक है, इनसे इन्होंने म्यूरल की शिक्षा ली थी। ठीक है, याद रखना है। पूछा जाता है मैक्सिन कला से प्रभावित चित्रकार कौन है, तो यही है सतीश गुजराल हैं। ठीक है, और सतीश गुजराल के द्वारा 20वीं सदी में निर्मित किसी बेहतरीन इमारतों में से एक के रूप में आर्किटेक्ट के अंतरराष्ट्रीय मंच द्वारा चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, सतीश गुजराल के द्वारा 20वीं शताब्दी में बनाया गया किसी बेहतरीन इमारतों में से एक के रूप में आर्किटेक्ट अंतरराष्ट्रीय मंच के द्वारा चुना गया था। तो ये कौन सी इमारत है? नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम दूतावास को चुना गया था। याद रखना है। ठीक है, आगे पूछा जाएगा। आगे का टाइम आता है आपका 1977 का। इसमें क्या होता है, इनको बेल्जियम सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम
गैर बेल्जियम नागरिक थे जिन्हें ये पुरस्कार मिलता है। कौन सा? बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार मिलता है। किसको? सतीश गुजराल को मिलता है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 1963 का टाइम आता है, मतलब ये बात का बता दिया हमने। 1963 का पहले का समझ लीजिए। 1963 में क्या होता है, इनको वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क के म्यूरल इन्होंने बनाए हैं। मतलब कि पूछा जाता है कि किसने वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाए हैं 1963 में, तो किसने बनाए हैं? यही सतीश गुजराल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जाता है गणेश चित्र है, गणेश जो है, चलिए हाँ, तो ये जो गणेश कलाकृति है ये किसकी है? ये इन्हीं की, सतीश गुजराल की है। मिश्रित माध्यम में बनी हुई है और इसको कहाँ सुरक्षित किया गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम क्या है? तो यही है सतीश गुजराल। याद रखना है, सारे फैक्ट क्वेश्चन ही हैं और इन्हीं में 3 ऑप्शन और ऐड करके दे देगा तो आपको बस क्वेश्चन ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जाएगा वो कलाकार जो 2007 में BBC टेलीविजन फिल्म जो है पार्टीशन का हिस्सा बना था, क्या है? लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। हमने बोला पार्टीशन, ऐसे लिख के आएगा, समझिएगा। पार्टीशन दिया होगा, फिर लिखा होगा द डे इंडिया बर्नर्ड। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है वे कलाकार जो 2007 में BBC टेलीविजन फिल्म ये फिल्म का नाम है पार्टीशन, द डे इंडिया बर्नर्ड का हिस्सा बने थे, तो ये कौन है? अपने सतीश गुजराल हैं, याद रखना है। ठीक है, और पूछा जाता है सुजाता कुलश्रेष्ठ के द्वारा बनाई गई है, सतीश गुजराल के ही जीवन पर एक मूवी बनी है, शॉर्ट फिल्म है, कह दीजिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और कितने मिनट की है वो? 24 मिनट की है। किसने बनाई है? सुजाता ने बनाई है, याद रखना है। और ये कब फिल्म रिलीज होती है? तो इसको याद रखना है, 15 फरवरी 2012 को ये रिलीज होती है इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और सतीश गुजराल पूछ ले कौन थे? तो ये नवतांत्रिक और अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। ठीक है, सतीश गुजराल किस रूप में फेमस है? तो ये चित्रकार, वास्तुकार, भित्ति चित्रकार या फिर कह दीजिए म्यूरलिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर, इस रूप में ये फेमस थे। ठीक है, पूछा जाता है उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में सतीश गुजराल हो तो आपको लगा देना है। ठीक है, पूछा जाता है कि सतीश गुजराल की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो किस रूप में है? तो ये भित्ति चित्रकार थे, मतलब मूल रूप से कौन थे? ये म्यूरलिस्ट थे, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी संस्थान जो मॉरिशस में है, इसमें किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? पहली बात तो याद रखना है, महात्मा गांधी संस्थान कहाँ? मॉरिशस में। यहाँ पर जो मतलब किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? तो आंसर यही होगा आपका, सतीश गुजराल ने बनाए हैं। ठीक है, सतीश गुजराल ने। एक पूछा जाता है विलाप, एक चित्र है, नाम है विलाप, नाम है चित्र का, इसके चित्रकार कौन है? तब भी आंसर क्या होगा? सतीश गुजराल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सतीश गुजराल की एक कृति है कंस्ट्रक्शन, जो कि 1973 में बनती है, स्टील और मिश्रित माध्यम में। संग्रह की बात की जाए तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा रिवॉल्यूशन, लिख देते हैं आगे चल के। क्या है? रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन है और दूसरी कौन सी है? दूसरी है स्नेयर ऑफ मेमोरी, स्नेयर ऑफ मेमोरी। आप लोग कह रहे थे कि जो आप कृतियां होती हैं उनको लिख दिया करिए, इस वजह से हमने लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं। ठीक है, सतीश गुजराल वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तो ये नई दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, और प्लेमेट्स जो मतलब एक कृति है, यहीं लिख देते हैं प्लेमेट्स। प्लेमेट्स जो कृति है ये भी सतीश गुजराल की, जो कि एक्रेलिक माध्यम में बनती है। ठीक है, एक कव्वाल श्रृंखला है, यहीं लिख देते हैं कव्वाल श्रृंखला, ये तो समझ जाएंगे। कव्वाल श्रृंखला 1997 की है, ये भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई है। और द सेलिब्रेशन श्रृंखला किसकी है? ये भी सतीश गुजराल की है।
तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जाता है सतीश गुजराल की एक मूर्ति है जिसका नाम है शक्ति एंड गणेश। क्या नाम है? शक्ति एंड गणेश नाम है, ठीक है। याद रखना है कब बनती है, 1977 से 81 के बीच में बनती है ये। और ये मतलब इस मतलब ये जो मूर्ति है इस पर किस कला का प्रभाव दिखता है, तो ये पूछा जाता है इस पर आदिवासी कला पर मतलब कला का प्रभाव दिखता है, ये याद रखना है। पूछा जाता है इनका निधन कब होता है सतीश गुजराल का, तो इनका निधन 26 मार्च 2020 को इनका निधन होता है, ठीक है। अब कुछ सतीश गुजराल के चित्र हैं उनको समझ लेते हैं। पहला चित्र है तूफान के तिनके, दूसरा है तिरस्कार, तीसरा है आत्महत्या के पूर्व, चौथा है दर्द का मसीहा, पांचवा हो गया स्मृतियों का जाल, छठवां हो गया दोपहरी का अंधियारा, ठीक है। तो पहला फिर से सुन लीजिए एक बार लाइन से। तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या के पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, दोपहरी का अंधियारा, ठीक है। ये सब किसके चित्र हैं? ये सब आपके सतीश गुजराल के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कलाकार की तरफ। तो नेक्स्ट आते हैं आपके के हैबर, ठीक है। चलिए समझते हैं इनको। इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1912 से लेकर 1996 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब होता है। तो 1912 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक के कटिंगरी गांव में होता है, ठीक है। और के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है, तो याद रखना है इन्होंने 1934 से लेकर 38 के बीच में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला का डिप्लोमा लिया है, ठीक है। पूछा जाता है आर्ट नाउ इंडिया, इसमें किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 में किया गया था। पहली बात कहाँ पर? ब्रुसेल्स प्लस लंदन में। कब होता है? 1965 में। किसका आयोजन होता है? आर्ट नाउ इंडिया में किसकी मतलब पूछा जाता है आर्ट नाउ इंडिया में के हैबर ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया था और इसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पूछा जाता है भारत सरकार ने के हैबर को पद्मश्री से आगे लिख देते हैं पद्मश्री सम्मान कब दिया था, तो 1961 में, ठीक है। और पूछा जाता है कि मतलब ये के हैबर जो है ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं, तो ये 1981 से 84 के बीच में ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि भारत सरकार ने कला में हैबर के योगदान के लिए पद्म भूषण कब दिया है, तो पद्म भूषण की बात की जाए तो पद्म भूषण कब देते हैं इनको, 1989 में दिया था, ठीक है। आप लोग कमेंट करते जाया करिए, जो आपको पता हुआ करे आंसर आप लोग करते जाया करिए, ठीक है। हाँ, पूछा जाता है कि हैबर की प्रसिद्धि किस रूप में रही है, तो ये लयात्मक रेखांकन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने किससे नृत्य कला की शिक्षा ली थी? नृत्य कला की शिक्षा इन्होंने किससे ली है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदर लाल थे जिनसे इन्होंने नृत्य की शिक्षा ली थी, ठीक है। और के हैबर के अंतिम दिनों का जो चित्र शैली है वो कैसी है? जब इनका लास्ट स्टेज चल रही थी तब इनकी जो चित्र शैली थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पर इनकी चित्र शैली देखने को मिलती है रेखात्मक, ठीक है। पूछा जाता है सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं, तो यही हैं आपके के हैबर जो सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। और के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह कहाँ पर है, तो ये भारत कला भवन वाराणसी में है। के हैबर का अंधकार के पार, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अंधकार के पार ये चित्र किसका है, तो ये के हैबर का है, याद रखना है, ठीक है। और ये किस माध्यम में बना है? कैनवास पर तेल माध्यम में बना है। और इसका संग्रह कहाँ है, तो इसका संग्रह नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना है। ऐसे ही एक और चित्र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र का नाम क्या है? बांग्लादेश का जन्म। क्या नाम है? बांग्लादेश का जन्म है नाम। कब बनता है? 1971 में बनता है। बनाने वाले कौन है? के हैबर है, ठीक है। और के हैबर की कला पर किसका प्रभाव था, तो यहाँ हमें दो लोग देखने को मिलते हैं, पाल गॉगिन और अमृता शेरगिल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को?
चलिए, अगर आपको यहाँ भी समझ में नहीं आया ना तो फिर समझ लीजिएगा आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह से आपको एक एक फैक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग थ्योरी जब पढ़ने बैठेंगे ना, जब आप पूरी रामायण गाथा लेकर बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्या पढ़ाई की जाए, आपका मन करेगा कि बस आप बुक बंद कर दो, अब मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है, इस तरह का ये मोटिवेशन आपके अंदर आता है, नेगेटिव टाइप का मोटिवेशन आता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, जब आप थ्योरी लेकर बैठते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपको फैक्ट पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आपको वो चीज़ दी जा रही है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो यहाँ आपको जो फैक्ट के बेस पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे पूछा जाएगा माहिम दरवाजा। पूछा जाता है ये किसका चित्र है, क्या नाम है, माहिम दरवाजा। ये चित्र किसका है, तो ये भी आपका किसका है, के हैबर का है, 1958 में बनता है और कैनवास पर तेल माध्यम में। ठीक है, के हैबर के द्वारा निर्मित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्या नाम है चित्र का, नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये कैनवास पर तेल माध्यम में बना है। कहाँ सुरक्षित है, तो ये राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं जो के हैबर के चित्र हैं उनको समझ लेते हैं। के हैबर के जो चित्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 17-18 चित्र होंगे, सारे अच्छे से याद करने हैं आपको। पहला नंबर है कविता का जन्म, ये बनता है 1966 में। ठीक है, दूसरा चित्र आता है आपका सनी साउथ। क्या नाम है, सनी साउथ, ये बनता है 1946 में। तीसरी की बात करते हैं, तीसरा आता है टू मैडनहुड। क्या है, टू मैडनहुड, ये बनता है 1947 में। चौथा लिखिए, चौथा आता है रिफ्यूजीज। क्या है नाम, रिफ्यूजीज, ये 1971 में बनता है। 4 हो गए, 5वां लिखिए, फिर होगा बैगर। हाँ, बैगर कब बनता है, 1948 में बनता है। 6वें पे आइए, 6वां है क्रूअल समर, ये 1964 में बनता है। ठीक है, 5, 6, 7वां लिखिए, 7वां है एट्रोसिटीज। क्या है, एट्रोसिटीज, लिख देते हैं एट्रोसिटीज। ठीक है, ये कब बनता है, ये बनता है 1972 में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 8वां मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई कब बनता है, 1959 में बनता है और किस माध्यम में बनता है, तेल माध्यम में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है, 8 हो गए, यहाँ कर देते हैं। 9वें नंबर पे आता है धान कूटते हुए। नेक्स्ट क्या है आपका, धान कूटते हुए। फिर 10वां आता है, 10वें नंबर पे है आपका टाइल फैक्ट्री। क्या है, टाइल फैक्ट्री। फिर 11वें नंबर पे है श्रद्धा। 12वें नंबर पे भिखारी। और 13 नंबर लिखिए, 13 नंबर पे क्या है, भारतीय नृत्य हो गया। 14 नंबर पे साधु। 15वें नंबर पे फेस्टिवल इन असलम। ठीक है, 16वें नंबर पे तमाशा है, तमाशा लोक नृत्य। और 17 हो गई वीड़ा। तो ये 17 जो आपके चित्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। कविता का जन्म 1966 में बनता है। सनी साउथ 1946 का है। टू मैडनहुड 1947 का है। रिफ्यूजीज 1971 का है। बैगर 1948 का चित्र है। क्रूअल समर 1964। एट्रोसिटीज 1972। मुर्गों की लड़ाई 1959 में तेल माध्यम में। धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री और श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन असलम, तमाशा लोक नृत्य, वीड़ा, ये सब किसके चित्र हैं, के हैपर के हैं। ठीक है, याद हो गया होगा उम्मीद है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कलाकार आते हैं आपके एनएस बेंद्रे। चलिए, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में जब क्लास ऑफ हो जाए कि आपको क्लास कैसे, एनएस बेंद्रे, जब क्लास ऑफ हो जाए ना तो आपको लास्ट में कमेंट में बताना ज़रूर है कि मैम क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि मेहनत जिस तरह से हम कर रहे हैं हमें पता है कि क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1910 से 1992 के बीच में है। ठीक है,
एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब और कहाँ होता है? तो इनका जन्म 21 अगस्त सन 1910 में होता है। कब? 1910 में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और एक चीज़ याद रखिएगा, एन.एस. बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे ली है? तो यहाँ पर इन्होंने डी.डी. देवलालीकर से शिक्षा ली है, याद रखना है, ठीक है। और 1933 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा किया था। कब? 1933 में किया था। कहाँ पे किया था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किया था, ठीक है। पूछा जाता है किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में काम किया है? तो किसने किया है? एन.एस. बेंद्रे ने। पत्रकार के रूप में कहाँ पर? विजिटर्स ब्यूरो में। ये कहाँ है? कश्मीर सरकार में, मतलब कश्मीर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। एन.एस. बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिलता है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिलता है? तो ये 1941 में मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है? 1986 से 87 के बीच में इनको कालिदास सम्मान भी मिलता है। कब? 1986 से 87 के बीच में क्या मिलता है? कालिदास सम्मान मिलता है, ठीक है। और एन.एस. बेंद्रे के कुछ शिष्य हैं जो पूछे जाते हैं कि एन.एस. बेंद्रे के शिष्यों में किसकी किसकी गिनती होती है। तो पहले नंबर पे ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, जी.आर. संतोष, रतन परिमू, गुलाम मोहम्मद शेख। मतलब ये जो कुछ 4-5 लोगों के नाम लिए हैं हमने, ये सब किनके शिष्य हैं? ये एन.एस. बेंद्रे के शिष्यों में आते हैं, ठीक है। एक चित्र है इनका, आफ्टर द रेन्स। क्या है? आफ्टर द रेस जो है ये किसका चित्र है? ये तेल चित्र है। पहली बात तो किसने बनाया है? तो एन.एस. बेंद्रे ने ही बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1950 में क्या होता है? इनकी नियुक्ति होती है 1950 में। क्या है कि 1950 में एन.एस. बेंद्रे ललित कला संकाय महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में ये विख्याता पद पे, मतलब रीडर के पद पर नियुक्त होते हैं, याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा 1950 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रथम रीडर या फिर विख्याता नियुक्त होते हैं? तो ये ललित कला संकाय महाराजा सियाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा में नियुक्त होते हैं, ठीक है। पूछा जाता है बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो यही हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं। और किस कलाकार ने प्रभाववादी घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की है? तब भी आंसर एन.एस. बेंद्रे होगा। पूछेगा भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सबसे पहले परिचय किसने दिया है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक थे ग्लेडस्टोन सोलोमन। कौन थे? ग्लेडस्टोन सोलोमन, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो सन 1956 ईस्वी में बनाया गया एक चित्र है इनका। कब बनाया गया है? 1956 में एक चित्र बनाया गया है जिसका नाम है सौराष्ट्र के बारवाड़। क्या नाम है उसका? सौराष्ट्र के बारवाड़, ठीक है, ये नाम है। इसका चित्रकार कौन है? तो यही है एन.एस. बेंद्रे, याद रखना है, ठीक है। और ललित कला अकादमी के द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख पृष्ठ पर छपा चित्र सूर्यमुखी फूल, ये चित्र का नाम क्या है? सूर्यमुखी फूल। किसने बनाया है? तो एन.एस. बेंद्रे ने बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा गपशप चित्र किसका है? क्या नाम है? गपशप। ये चित्र किसका है? ये भी एन.एस. बेंद्रे का है। और इसका संग्रह कहाँ है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। कब बनाया गया था? 1955 से 65 के बीच में। और किस माध्यम में? कैनवास पर, तेल माध्यम में, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने पीछे बताया था आफ्टर द रेस के चित्रकार कौन है? एन.एस. बेंद्रे हैं। इनकी माप पूछ ली जाती है 110 सेंटीमीटर बाई 105 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब इसकी माप है आफ्टर द रेस की, ठीक है। आगे पूछेगा 3 औरतें चित्र किसका है या फिर 3 वुमेन चित्र किसका है? तो ये भी आपके एन.एस. बेंद्रे का ही है। कब बनता है? 1984 में बनता है, जो कि तेल माध्यम में है, ठीक है, याद रखना है। आगे आता है चित्र बर्तन बाजार। बर्तन बाजार चित्र है, ठीक है। ये किसका है? ये बनता है 1993 में। ये भी एन.एस. बेंद्रे का है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बोर्ड पर तेल चित्र कांटा। क्या नाम है चित्र का? कांटा नाम है। बोर्ड पर बना हुआ है, तेल चित्र है। 1955 का है। किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है, ठीक है। और पूछा जाता है कि बेंद्रे को उनके
कांटा के लिए ललित कला अकादमी से जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? तो यही 1955 में ही मिला था। ठीक है। और एन.एस. बेंद्रे को पद्मश्री कब मिलता है? 1969 में पद्मश्री मिलता है। और पूछेगा पद्म भूषण कब मिलता है? 1992 में पद्म भूषण मिलता है। ठीक है। एन.एस. बेंद्रे का निधन कब होता है? 1992 में ही इनका फिर निधन हो जाता है। अब इनके कुछ फेमस चित्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है श्रृंगार, दूसरा है कंधे पर बच्चा, तीसरा है लकड़ी का गट्ठर उठाते, चौथा है फूल बेचने वाली, पांचवें नंबर पे लकड़ी काटने वाली, छठवीं युवती, सातवां ज्येष्ठ की दोपहर, आठवां है दार्जिलिंग के चाय के बगान में युवती, नौवां है गाय और बछड़ा, 10वें नंबर पे तोता और चमेलियन, 11 है राजस्थान का ग्रामीण, 12वें नंबर पे काठियावाड़ का ग्रामीण, 12 हो गए, 13वां है पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस। तो ये 13 चित्र जो हैं एन.एस. बेंद्रे के इंपॉर्टेंट हैं, जितने बता रहे हैं सारे अच्छे से पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए, श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय के बगान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस। ठीक है। तो यहाँ से आपको हमने ये पढ़ा दिया अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तैयब मेहता के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो थक गए हैं या फिर पढ़ा दें? बताइए, थक गए हैं कि और पढ़ा दें? चलिए पढ़ा देते हैं। ठीक है। तैयब मेहता को समझ लीजिए। तैयब मेहता, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1925 से इनका टाइम पीरियड मिलता है 2009 का। ठीक है, समझते हैं इसको। तो तैयब मेहता का जन्म कब और कहाँ होता है? तो इनका जन्म 26 जुलाई 1925 को होता है। कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में। कहाँ पर? खेड़ा जिले में। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है, याद रखना है। और तैयब मेहता ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की है? तो इन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध टेरेडो फिल्म स्टूडियो में फिल्म एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया था। कहाँ पर? मुंबई के प्रसिद्ध टेरेडो ये, ठीक है, टेरेडो फिल्म स्टूडियो में इन्होंने फिल्म एडिटर का काम भी किया था। आगे बढ़ते हैं। तो तैयब मेहता ने चित्रकारी में रुचि होने के कारण कला में डिप्लोमा कहाँ से किया है? तो इन्होंने भी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में किया है, याद रखना है। ठीक है। और 1968 में क्या होता है कि 1968 ईस्वी में 1968 में तैयब मेहता को उनके एक चित्र के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। पूछा जाता है कि किस चित्र के लिए तैयब मेहता को प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो उस चित्र का नाम क्या है? गिरते हुए शरीर। क्या नाम है उसका? गिरते हुए शरीर, या फिर इंग्लिश में दे दे फॉलिंग फिगर। ठीक है, 1968 में मिलता है। आगे चलते हैं। तो 1970 आता है। पूछा जाता है 1970 में तैयब मेहता ने 16 मिनट की कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मतलब लघु फिल्म बनाई थी? तो उसका नाम है कूदाल। क्या नाम है? कूदाल नाम है फिल्म का। ठीक है, याद रखना है। पूछा जाता है फिल्म कूदाल को तैयब मेहता ने कहाँ पर फिल्माया था? तो इन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में, मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में इसको किया था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। तो तैयब मेहता की फिल्म जो है कूदाल, इसको कब फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला है? तो 1970 में इसको क्या बोलते हैं, फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिलता है। ठीक है, याद रखना है। पूछा जाता है तैयब मेहता को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान कब मिला है? तो इनको 1988 में कालिदास सम्मान मिला है। पूछा जाएगा रिक्शे वाला किसका चित्र है? क्या पूछा जाएगा? रिक्शे वाला। चलिए आगे कर देते हैं। रिक्शे वाला ये चित्र किसका है? तो ये भी आपको याद रखना है। ये 2002 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में। ये भी तैयब मेहता का चित्र है। ठीक है। एक श्रृंखला है जो पूछी जाती है, डायगोनल श्रृंखला। क्या नाम है? डायगोनल श्रृंखला। ये 1972 की है और तैल माध्यम में बनती है। संग्रह की बात की जाए तो ललित कला अकादमी में है और बनाने वाले कौन है? तैयब मेहता है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है, सारे फैक्ट
क्लियर हो रहे हैं। आगे चलते हैं। तो तैयब मेहता की फॉलिंग फिगर या फिर कह दीजिए अधोगामी आकृति ये कहाँ सुरक्षित है? तो नई दिल्ली में सुरक्षित है, शायद हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? किसको? सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज लिख देते हैं, ट्रिप्टिज। ठीक है, इसको किसने बनाया है? ये भी तैयब मेहता ने बनाया है। आगे किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला बनाई है? तो ये भी तैयब मेहता है। और तैयब मेहता की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है सेलिब्रेशन। इसको 2002 में एक क्रिस्टी की नीलामी होती है, वहां पर कितने रुपए में बिकती है? तो ये 1.5 करोड़ रुपए में बिकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग है काली, जो कि सेफ्रोनॉट की ऑनलाइन नीलामी में बिकती है। कितने रुपए में बिकती है? ये 1 करोड़ रुपए में बिकती है। ठीक है, याद रखना है, ये 2005 की बात हो रही है। ठीक है, फिर 2005 में ही तैयब मेहता की पेंटिंग है महिषासुर मर्दिनी। इसको भी क्रिस्टी की नीलामी में बेचा जाता है। कितने रुपए में? तो ये इतने मिलियन डॉलर में बिकती है। ठीक है, और 19 नवंबर 2018 को, अब बात कर रहे हैं 2018 की, ये दोनों 2005 की बात थी, अब 2018 को समझिए। 2018 को तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग है दुर्गा महिषासुर मर्दिनी। ये मुंबई में सुथबी की पहली नीलामी बाउंडलेस इंडिया में कुल कितने रुपए में बिकती है? कितने मूल्य में? तो ये लगभग आपकी 29 लाख डॉलर में बिकती है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा क्या जाता है आपसे कि दिसंबर 2005 में आसियान की नीलामी में तैयब मेहता की पेंटिंग जो है गेस्चर, क्या नाम है? गेस्चर है। इसको 3.1 करोड़ रुपए में बोली लगाकर किसने खरीदा था? इंपॉर्टेंट है, गेस्चर को किसने खरीदा है? तो इसको रंजीत मलकानी ने खरीदा था। किसने? रंजीत मलकानी ने खरीदा था। कब? 2005 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है विकर्ण या फिर कह दीजिए डायगोनल? क्या है? विकर्ण दे दे या फिर डायगोनल। ये 1973 का है। कैसे बनता है? कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है, याद रखना है। और इसको किसने बनाया है? तैयब मेहता ने बनाया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डायगोनल सीरीज जो है ये एक चित्र श्रृंखला है। और साथ में एक और है फॉलिंग फिगर्स, ये इसके कौन है? तो तैयब मेहता है, बता ही चुके हैं। ठीक है, तैयब मेहता को भारत सरकार का पद्म भूषण मिलता है। कब मिलता है? 2007 में इनको भारत का पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, और तैयब मेहता का निधन कब होता है? तो इनका निधन 2 जुलाई 2009 को मुंबई में होता है, जब ये 83 साल के थे, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तैयब मेहता को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तैयब मेहता पर किस कलाकार का प्रभाव था? तो इन पर ब्रिटिश चित्रकार डेविड हॉकनी का प्रभाव था। किसका प्रभाव था इन पर? हॉकनी का प्रभाव था। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार की पेंटिंग काली, जो कि जून 2018 में एक नीलामी में मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाती है, जो कि बिकती है कितने रुपए में? कितने में? 26.4 करोड़ में बिकती है। और ये किसकी है? ये तैयब मेहता की है। ठीक है, याद रखना है, काली। तो यहां से हमारे तैयब मेहता भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद के कलाकार एक और बता देते हैं, जयराम पटेल को पढ़ा देते हैं। ठीक है, छोटे से हैं, 2 से 3 फैक्ट हैं इसके। जयराम पटेल, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1930 का मिलता है जन्म। ठीक है, तो समझिए इनके बारे में। जयराम पटेल का जन्म और कहाँ हुआ था? तो 20 जून 1930 को होता है, गुजरात में होता है। अरे कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, याद रखना है। और जयराम पटेल ने कला का जो अध्ययन किया है वो कहाँ पर किया है? तो इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने किया है। ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, पहला हो गया NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। दूसरा होता है, मतलब ये कहाँ है? अहमदाबाद में है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, दूसरा क्या आता है? ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर,
स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये भी अहमदाबाद में है। तो यहाँ पर इन तीनों जगह पर ये मतलब डिज़ाइन के कंसल्टेंट के रूप में कौन रहे हैं, तो यही रहे हैं जयराम पटेल, याद रखना है। ठीक है, पूछा कैसे जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में कौन रहे हैं, तो ये जयराम पटेल थे। ठीक है, पूछा जाएगा कला जगत में जयराम की पहचान किस काम के कारण बनती है, तो ये कागज पर रेखांकन बनाते थे, धातु की चादरों का काम करते थे, धातु की चादरों में मतलब काम करते थे, और कास्ट पर रिलीफ के कारण मतलब ये फेमस हुए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ियों के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, तो यही है जयराम पटेल। ठीक है, तो यहाँ से आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। बाकी कल जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें पढ़ना है जगदीश स्वामीनाथन के बारे में। ठीक है, जे स्वामीनाथन को पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे कलाकार होंगे जैसे के.जी. सुब्रमण्यम हो गए और अनीश कपूर हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, इन सबको अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास बेहतरीन है और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ मैम हमारे लिए मेहनत कर रही हैं, थोड़ी सी भी मेहनत कर रही हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में अभी जस्ट जाकर तुरंत बताना है कि मैम क्लास कैसी लगी हमें। ठीक है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा पढ़ाना मतलब सार्थक हो रहा है। तो ऐसे ही क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है, तो हम क्लास बंद भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम सीधे ऑप्शनल ही चलवा दें। फिर बताइए, सभी लोग करेंगे कमेंट? ठीक है, यहाँ पर नहीं, लास्ट में जब क्लास एंड हो जाए, लास्ट में जो बाहर वाला कमेंट होता है ना, उसमें आपको कर देना है। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। कल हम मिलेंगे जे स्वामीनाथन के साथ।